हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर को, जो कि रहने वाला है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, अगर हम बात करें तो आपका जो कोड है कॉमर्स का, कॉमर्स 104 बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि है 2022-2023। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है ये बीकॉम डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर है ये, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और पिछले साल जो हमारा आया था पहला क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का, वो क्या था देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें क्या चीज देखनी है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखनी है कि कौन सा इसमें से एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आइए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ अटेंशन लाइन एंड सब्जेक्ट लाइन आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिल्कुल सही चीज है कि अटेंशन लाइन अलग होती है एंड सब्जेक्ट लाइन अलग होती है, जहाँ पे मैटर्स में बेसिक जो हमारे मेक पर्टिकुलर लेटर के जो मेन कंटेंट्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट लाइन के अंडर में होती हैं, और जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो अटेंशन लाइन के अंडर में आते हैं। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अटेंशन लाइन इज यूज्ड if the purpose of the sender of the business letter is to provide information to a particular person। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही चीज है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं, अटेंशन लाइन एंड सब्जेक्ट लाइन आर सेम पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर। बिल्कुल ये गलत चीज है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमारे पूछा भी है कि गलत ऑप्शन को चूज करना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज सी। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और अभी पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है, कोटेशन कैन नॉट बी सेंड टू ओल्ड और न्यू कस्टमर विदाउट अ ट्रेड इंक्वायरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोटेशन सेंड किया जा सकता है। कोटेशन कैन बी सेंड टू ओल्ड और न्यू कस्टमर विदाउट अ ट्रेड इंक्वायरी, ये बिल्कुल सही है आपका। आगे के भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। नहीं, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, और करेक्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। It in specifying the topic of the letter, if included, comes between the salutation and the body of the letter। सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ द लेटर के बीच में हमारा सब्जेक्ट मैटर आता है, मेन कंटेंट आता है, जिसके टॉपिक के बारे में हम उस पर्टिकुलर लेटर में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब फिर से आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए क्या है, courtesy is not one of the essential requirement in business letter। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि हमने देखिए 7 C's पढ़े हैं या प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है, जिसमें एक सी हमारी courtesy भी आती है, तो ये गलत हो जाएगा। ब्रिविटी और कंसाइजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, ये भी गलत है, क्योंकि ब्रिविटी या कंसाइजनेस, छोटे में ब्रीफ में हमको अपने पूरे लेटर को लिखना होता है, बहुत ही एक्सपेंडेड वर्जन में नहीं लिखना होता है, तो ये भी एक इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। मेमोरेंडम आर नॉट इंटरनल बिजनेस लेटर, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के इनर में ही हमको लेटर्स ट्रांसमिट करने होते हैं तो मेमोरेंडम का यूज करते हैं। तो हमें अभी तक तो ये तीनों ऑप्शंस ही गलत दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एस्टेब्लिशिंग एन एप्रोप्रिएट वेवलेंथ इन द बिजनेस लेटर इम्प्लाइज दैट इट शुड बी रिटन कीपिंग इन कंसिडरेशन द कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ऑफ द रीडर। बिल्कुल सही बात है कि लेटर इस तरह से लिखा होना चाहिए ताकि हमारे रीडर के लिए वो इजीली कंसिडरेबल हो, ताकि वो उस पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ लेटर को पढ़ के समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर लिंक बिटवीन सेंटेंसेज इन अ बिजनेस लेटर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या एक ऐसी चीज है जो कि एक प्रॉपर लिंक क्रिएट करती है सेंटेंस और बिजनेस लेटर के बीच में, तो इसको बोलते हैं कोहर्जन। बेसिकली लिंक क्रिएट करना, ताकि हम टॉपिक वाइज पूरे एक लेटर को क्या कर सके, एक दूसरे से इंटरलिंक कर सके। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगले पे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया हुआ है द करेक्ट अमाउंट ऑफ डैश इन बिजनेस कम्युनिकेशन कैन हेल्प रीडर्स इजिली टू एसेस द इंटेंडेड मैसेजेस। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कोहेरेंस। ठीक है, यहाँ पे भी कोहेरेंस हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट अमाउंट का जो कोहेरेंस होता है वो इजिली एसेस करने में कि क्या एक्चुअली में मैसेज ट्रांसमिट करना है हमें, ये हमें बताता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इट मीन्स इंश्योरिंग दैट अ डॉक्यूमेंट गेट्स टू योर रिसिपिएंट व्हेन ही नीड्स इट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या चीज इंश्योर करता है कि एक रिसिपिएंट को जब जिस तरह के मैसेज की रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। तो इस चीज को हम बोलते हैं टाइमलीनेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दैट विल बी सी, टाइमलीनेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो देखिए क्या है, अ लेटर रिटन बाय द प्रोस्पेक्टिव सेलर to the prospective buyer stating the terms and conditions for the sale of product in which he or she deals is termed as quotation। quotation क्या होता है, जब एक सेलर को अपने सामान को बेचना होता है तो वो एक कोटेशन डालते हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो अपने पोटेंशियल बायर को प्रोवाइड करते हैं। जो भी उसकी लिस्टेड प्राइस होती है वो अपने पोटेंशियल बायर को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा लेटर होता है जो कि एक सेलर एक अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को लिखता है, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई होती हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं कोटेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दैट विल बी ए, कोटेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ये पूछा हुआ है, अ रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बिजनेस और एजेंसी टू अ कस्टमर्स क्लेम लेटर इज कॉल्ड। देखिए, जब भी क्लेम की बात होती है ना तो इसको हम एडजस्टमेंट लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, क्लेम एडजस्टमेंट लेटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूछा जा रहा है कि अ कोटेशन इज सेंट फ्रॉम। ठीक है, अब कोटेशन किसके द्वारा सेंड किया जाता है, अ बायर टू अ पोटेंशियल सप्लायर, अ सप्लायर टू अ पोटेंशियल बायर, बोथ ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया कि कोटेशन जो है एक सेलर के द्वारा अपने पोटेंशियल बायर को दिया जाता है या सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, अ सप्लायर टू इट्स पोटेंशियल बायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Quotation can be sent to old or new customer without a trade inquiry. Quotation cannot be sent to old or new customer without a trade inquiry. Both the statements are correct. Both the statements are false. ये सेम जो आपका क्वेश्चन है ना, ये ऊपर में आया था आपके क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोटेशन सेंड किया जा सकता है बिना किसी ट्रेड इंक्वायरी के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। इट इंक्लूड्स द स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड ऑफ द रिसिपिएंट। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एड्रेस को इंटेंड कर रहा है। रिसिपिएंट ऑल ऑफ विच शुड बी प्लेस्ड बिलो द नेम ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम द लेटर इज बीइंग रिटन। तो इस तरह जहां पे एक लेटर के अंदर में जहां पे जिसको लेटर भेजना है उससे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशंस मेंशन्ड होती हैं उसको हम बोलते हैं इनसाइड लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12th का दैट विल बी इनसाइड लेटर या लेटर। ठीक है, इनसाइड एड्रेस। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्या है देखिए, बिजनेस लेटर इज दैट is written to other people in the same organization for the conduct of the business is referred to। बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही जब हम लेटर्स को सेंड करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो इस तरह के लेटर को या इस तरह के बिजनेस लेटर को हम मेमोरेंडम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर 13 का हो जाएगा दैट विल बी डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है और बताइए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला दिया हुआ है मेमोरेंडम कैन सर्व एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस।
दूसरा है देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन मेथड ऑफ राइटिंग मेमोरेंडम एंड द मेथड ऑफ राइटिंग लेटर। अब देखिए, अगर मैं मेमोरेंडम की बात करूं तो मेमोरेंडम एक बिजनेस लेटर है और रिटन फॉर्मेट में बनाया जाता है जो कि एविडेंस प्रोवाइड करता है, तो पहला तो गलत है हमारा। दूसरे की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि मेमोरेंडम और बिजनेस लेटर में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। अगर हम मेमोरेंडम की बात करें तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, तो कैसे सिमिलैरिटी नहीं होगी, तो ये दोनों तो गलत है। तीसरा पढ़ते हैं, द मेथड ऑफ राइटिंग मेमोरेंडम इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द बिजनेस लेटर। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखिए क्या बोल रहा है ये, Which of the following cannot be included under the objective of verbal business communication? अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्बल बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कैन नॉट यहाँ पे मेंशन्ड है, फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास में एक्सपेंडिंग कॉन्टैक्ट्स, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिल्डिंग गुडविल। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्बल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो वर्बल बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाएं। इसके अलावा क्या है ये कि एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एविडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्डिंग गुडविल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो सकता है हमारा वो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे यहां पे अगर हम देखें ना तो ये सारे ही करेक्ट हैं। तो एक बार हम नीचे जाते हैं, ये देखिए ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, एक्सपेंडिंग कॉन्टैक्ट्स भी वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन भी है, एविडेंस भी है और गुडविल भी हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस वजह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है। तो आइए फिर से पढ़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं समझने की। पहला दिया हुआ है अटेंशन लाइन एंड सब्जेक्ट लाइन आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। फिर क्या दिया हुआ है, अटेंशन लाइन एंड सब्जेक्ट लाइन आर सेम पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। फिर दिया हुआ है अटेंशन लाइन इज यूज्ड if the purpose of the sender of the business letter is to provide information to a particular person। और फिर दिया हुआ है कि all the statements are false। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी आपके ऑप्शंस मेंशन्ड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पहला चीज क्या है कि अटेंशन लाइन और सब्जेक्ट लाइन डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर इसी का बिल्कुल रिवर्स दे दिया है कि अटेंशन लाइन और सब्जेक्ट लाइन दोनों सेम होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि अटेंशन लाइन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भेजा जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आइए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है आपसे। द पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर दैट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू विच the sender belongs, its address, telephone number etc is known as। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखिए पीछे दिया हुआ था थोड़े डिफरेंट तरीके से, एक ही तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं रिपीट किए जा रहे हैं आपके पेपर में, बस उसका पैटर्न या पूछने का लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इनसाइड एड्रेस। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी हमने पीछे ही देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ द रिसिपिएंट एड्रेस इन अ लेटर और ऑन एन एनवेलप व्हिच नेम्स द पर्सन टू हुम द लेटर शुड बी हैंडेड। अब वो क्या होता है जहां जिसके बेस पे हम किसी लेटर को किसी को ट्रांसफर करते हैं या लेटर के ऊपर में जो नाम मेंशन होता है जिसको वो लेटर पहुंचाना है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में अटेंशन लाइन, दूसरा ऑप्शन में आपके पास में इनसाइड एड्रेस, तीसरा है आपका लेटर हेड और चौथा है आपका सिग्नेचर लाइन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दोबारा से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड एड्रेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 फिर क्या पूछा है देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में, इन बिजनेस लेटर द सेंडर कैन ले एम्फेसिस ऑन द मेन और अर्जेंट मैसेज बाय।
तो प्रॉपर पोजिशनिंग, रिपीटेशन, अंडरलाइनिंग और यूजिंग अ लार्जर टाइप फॉन्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा कि अगर हमको कोई अर्जेंट मैसेज भेजना है या अर्जेंट फोकस कराना है किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं या उसमें डिफरेंट फॉन्ट या बड़े फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्स लेटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है सेल्स लेटर का। पहला क्या कह रहा है आपसे, देखिए, इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो सेल्स लेटर में हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हम अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ा सकें, तो ये तो करेक्ट है। इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये भी करेक्ट है। एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, ये भी करेक्ट है। नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए पूछा है नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स लेटर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्स लेटर। अब देखिए ऊपर आप देखिए तुरंत सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नॉट मेंशन्ड है और यहाँ पे नॉट नहीं मेंशन्ड है ना। तो किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, पूछा जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। तो एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हैं, बस पैटर्न चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आप एक एक पॉइंट्स पे प्रॉपर अटेंशन पे कीजिए और जो एक कह सकते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को प्रॉपर उसमें अटेंशन रखिए, उस पूरे टॉपिक को क्लियरली समझिए, क्योंकि उसको किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमने अभी पढ़ा था, ये भी होता है, इंक्रीज करता है सेल्स वॉल्यूम को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है कस्टमर्स के साथ। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस लेटर। अब यहाँ देखिए, जब भी हम किसी सोर्सेस की बात करते हैं कि जिसके बेस पे आपने वो पूरा अपना लेटर लिखा है, फॉर्म किया है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस के बेसिस पे ही वो हमारे सोर्सेस पता चल पाते हैं कि किन किन चीजों के बेस पे हमने उस पर्टिकुलर लेटर को फॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा वो रेफरेंस लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, business letter that is written to other people in the same organization for the conduct of business is referred to। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही इनसाइडर जब हम बिजनेस लेटर को फॉर्म करते हैं तो इस तरह के बिजनेस लेटर्स को हम मेमोरेंडम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे, अ पीस ऑफ डायरेक्ट मेल which is designed to persuade the reader to purchase a particular product or services। अब यहाँ पे देखिए, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मेल हम कर रहे हैं, एक ऐसा लेटर हम फॉर्म कर रहे हैं जहां पे हम परस्यूएड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं ताकि हम अपने पर्टिकुलर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो रीडर्स तक पहुंचा सके और उनको हम रिक्वेस्ट कर सके कि उसको वो खरीदे। तो यहाँ पे इस तरह के मेल्स को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा हुआ है, टाइप्स ऑफ मेजर लेटर फॉर्मेट्स आर। मेजर लेटर फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें तो वो 3 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अलग अलग चीजें दिखाएंगे, बट अगर हम मेजर कंटेंट्स की बात करते हैं, मेजर फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। If after writing the letter, the writer feels that something significant that should have been included in the body of the letter is left out, he or she can add it under the heading। अब अगर हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर हमने फॉर्म कर लिया, बट लेटर लिखने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि बीच के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे बट वो हमसे छूट गए, तो अब क्या हम रीफॉर्म करें लेटर को? नहीं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट को, जहां पे कोई भी छूटे हुए कंटेंट्स हैं उसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे हम कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। अ डॉक्यूमेंट यू इंक्लूड with the physical cover letter such as resume
और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज कॉल्ड कवर इंक्लोजर। कवर इंक्लोजर के अंडर में हम रिज्यूमे या कोई भी अदर बिजनेस लेटर्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, Which of the following parts of business letter contains information regarding the sources? अब फिर से देखिए sources की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाने वाला है हमारा, रेफरेंस लाइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, The word such as sincerely or face best wishes that conventionally appears before the sender's signature or name at the end of the letter, mail or similar text is called। आप देखते हैं ना, जब भी हम एंड करते हैं तो हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे बेस्ट विशेस, थैंकिंग यू, सिंसियरली, योर्स फेथफुली। तो ये जो टर्म्स होते हैं इनको हम बिजनेस लेटर की भाषा में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पूछा हुआ है, ग्रीटिंग यूज्ड इन अ लेटर और अदर रिटन और नो रिटन कम्युनिकेशन इज नोन एज। तो फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, बस आपका लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है आपका, अ लेटर दैट इज रिटन बाय अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू अ प्रोस्पेक्टिव सेलर फॉर द पर्पस of obtaining information regarding the terms and conditions for buyer a particular for buying a product is known as। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक सेलर अपने गुड्स या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोट करते हैं प्राइसेस को, और उसके बारे में अपने पोटेंशियल बायर को बताते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोटेशन। और अगर कस्टमर को या बायर को कोई इंक्वायरी रेज करनी है, वो कोई इंफॉर्मेशन अपने सेलर से जानना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो बिजनेस लेटर फॉर्म किया जाता है उसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अ लेटर रिटन बाय अ प्रोस्पेक्टिव बायर। अब यहाँ पे बायर लेटर लिख रहा है, यानी इंक्वायरी प्लेस करने के लिए लिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी। मेन डिफरेंस याद रखिएगा, कोटेशन और लेटर ऑफ इंक्वायरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोटेशन हमेशा सेंडर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, सप्लायर के द्वारा दिया जाता है, और लेटर ऑफ इंक्वायरी हमेशा बायर के द्वारा या कस्टमर्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्या पूछा है, A letter written by a customer to inquire about the selling price of a service or goods offered by a supplier। देखिए सेम क्वेश्चन है दोनों, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, बिजनेस लेटर that is written to other people in the same organization for the conduct of business is referred to as। अब देखिए ये कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम प्रीवियस ईयर के पेपर में, ये मेरे ख्याल से 3rd टाइम है, और यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। पूछा हुआ है, इट इज अ रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बिजनेस और एजेंसी टू अ कस्टमर्स क्लेम लेटर। तो मैंने आपको बताया कस्टमर्स क्लेम के लिए एडजस्टमेंट लेटर मेंशन किया जाता है, तो क्लेम एडजस्टमेंट लेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अभी देखिए जस्ट हमने पीछे सॉल्व किया इसको। टाइप्स ऑफ लेजर मेजर लेटर फॉर्मेट्स तो हमने अभी बताया आपको कितने होते हैं, 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स the purpose of establishing a proper link between sentences in a business letter। ये भी क्वेश्चन पीछे आपसे पूछा गया है, और ये भी मैंने बताया ना, जब लिंकिंग हम क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस में या पैराग्राफ्स में, तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस, जिससे कि हम रिलेट कर सके कि वो पूरा ओवरऑल टॉपिक किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाने वाला है, आपका कोहेरेंस। ठीक है, लिंकिंग क्रिएट करना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्या है देखिए, इट इज अ रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बिजनेस और एजेंसी टू अ कस्टमर्स क्लेम। ऊपर आया था अभी क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला, है ना, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एडजस्टमेंट लेटर। ठीक,
आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, इफ आफ्टर राइटिंग द लेटर द राइटर फील्स दैट समथिंग सिग्निफिकेंट that should have been included in the body of the letter is left out, he or she can add it under the heading postscript। अभी मैंने आपको बताया कि अगर लेटर लिखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं तो हमको दोबारा से बिजनेस लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, हम पोस्टस्क्रिप्ट के थ्रू उन चीजों को एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोस्टस्क्रिप्ट। अब आप खुद मेंशन कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बस थोड़े से स्लाइड से चेंजेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। The part of a business letter that includes the name of the organization to which the sender belongs, its address, telephone number, etc. is known as। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा बिजनेस लेटर होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर जिसके अंडर में ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेटर हेड। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सी, लेटर हेड। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 विच इज लास्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct? पहला दिया हुआ है the method of writing memorandum is very much similar to the business letter। बिल्कुल सही बात है। There is no similarity between the method of writing memorandum and method of writing letters। बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों ही business letter के parts होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। Memorandum cannot serve as a record। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर में आया था हमारे, बस ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए गए थे और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, ए, कि दोनों ही क्या होते हैं, अलाइक होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया और जहां पे आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस सेम पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं, सेम क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछे गए हैं आपसे। तो याद रखिएगा जो मेन कंटेंट्स हैं उनके डिटेल को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से आपने अपनी प्रेपरेशंस को थोड़ा और अच्छा किया होगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।